हेलो स्टूडेंट्स। सो आज अपन प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस का जो ये चैप्टर है इसको कंटिन्यू करेंगे एंड इसमें पूरे जो वीडियो रहेगा इसमें पूरा अपन एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन जो एक तरीके से जेनेटिक्स का टफेस्ट चैप्टर माना माना जाता है, या मैं ऐसा बोलती हूँ कि पूरे क्लास 12th में सबसे टफेस्ट माना जाता है, कि इसकी एनसीईआरटी में थोड़ी चीज़ें घुमा के दे रखी है, थोड़ी समझने में दिक्कत आती है। सो इस वजह से मैं इस चैप्टर की एक-एक लाइन एनसीईआरटी की एकदम क्रिस्टल क्लियर करते चलूँगी एंड आई होप मेरी जो एक्सप्लेनेशन है आपको समझ में आ जाती होगी। सो अगर आ जाती है एंड आप मेरे वीडियो को काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और प्लीज़ आप जो लोग भी वीडियो देखते हो, अगर आपको अच्छी लगती है तो एटलीस्ट लाइक का बटन हिट कर दिया करो, सो दैट कि मुझे मोटिवेटेड फ़ील हो एंड मैं उतने ही अच्छी तरीके से, उतने ही जोश के साथ आपके लिए वीडियोस लेकर आऊँ। ठीक है? सो स्टार्ट करते हैं विद द टुडेज़ सेशन। आज जो अपना टॉपिक रहेगा वो बेसिकली इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन को आगे कंटिन्यू ही होता रहेगा एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में आज अपन पढ़ने वाले हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एंड लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। अगर मैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की बात करूँ तो यहाँ पे बेसिकली आप पढ़ने वाले हो कि किस तरीके से हम मेंडल का जो उसके ड्रॉबैक्स थे वो देखेंगे, कि किस तरीके से उसकी थ्योरी जब उसने प्रपोज करी थी तो उस टाइम पे उसको हटा दिया गया था या माना नहीं गया था। एंड यहाँ पे क्रोमोसोम का क्या फंक्शन है, ठीक है? सो मेंडल published his work on inheritance of characters in 1865, but for the several reason it remained unrecognized till 1900. सो ये बहुत इम्पोर्टेंट ईयर्स यहाँ पे लिखे हैं कि मेंडल ने अपना काम ऑल्दो उसने 1865 में ही खत्म करके दिखा दिया था, लेकिन बहुत सारे रीजंस थे जिनमें से 3 रीजंस अपन यहाँ आज पढ़ेंगे। अ, उस वजह से आपके इन 3 रीज़न्स में जो बेसिक्स 3 रीज़न्स थे, उनकी वजह से उनका जो काम था, उनकी जो 7 साल की मेहनत थी, वो 1900 तक दबी रही, अनरिकॉग्नाइज्ड रही, ठीक है? पहला क्या रीज़न था? कम्युनिकेशन, ठीक है? जैसे आज हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, ऐसे बहुत साल पहले कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे उस टाइम पे। उस टाइम पे लेटर्स के थ्रू ही कम्युनिकेट होता था या ज़्यादा से ज़्यादा टेलीग्राम्स के थ्रू कम्युनिकेट होता था, एंड आई डोंट थिंक कि 1900 तक टेलीग्राम्स भी बने थे। ठीक है? सो कम्युनिकेशंस जो थी उस टाइम पर बहुत ज़्यादा एक ऐसा रोल था कि अगर नहीं हो पा रही थी उस टाइम कम्युनिकेशन तो चीज़ें रुक जाती थी। तो वही सेम चीज़ मैंडल ने जी ने फेस करी कि उस टाइम पर कम्युनिकेशन वाज़ नॉट ईज़ी इन दोज़ डेज़ एंड हिज़ वर्क कुड नॉट बी वाइडली पब्लिसाइज्ड। मतलब वो कुछ एक जगह पर ही सिमट के रह गया उनका ग्रुप, वो पूरे वर्ल्ड वाइड में अपना जो उनका काम था उसको नहीं दिखा पाए, ठीक है? सेकेंडली हिज कॉन्सेप्ट ऑफ जीन्स और द फैक्टर जो मेंडल ने अपने दिया था जीन को नाम, जिसे आज हम जीन के नाम से जानते हैं, एज अ स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट दैट कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ अ ट्रेट and of the pair of allele which do not blend with each other was not accepted by the contemporaries as an explanation for the apparently continuous variation seen in nature. सो मेंडल का क्या कहना था? बिना ये जो हमारे जीन्स हैं जिनके पास दो अलग अलग लील्स होते हैं एक कैरेक्टर के लिए, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो जाता है बिना किसी ब्लेंडिंग के, बिना किसी मिक्सिंग के, बिकॉज हम उसको देख सकते हैं इन दी F2 जनरेशन। हमने यहाँ देखा था ना कि पेरेंटल जो डॉर्फ वाले प्लांट थे, जो रेसेसिव वाला प्लांट था, उसमें आपका जो F1 जनरेशन जब हमने प्रोड्यूस करी थी, तब वहाँ वो सिर्फ़ और सिर्फ़ डोमिनेटिंग जो पेरेंट था उसका ट्रेट दिख रहा था। लेकिन जैसे ही हमने F1 को सेल्फ ब्रीड कराया और F2 जनरेशन प्रोड्यूस करी, जो डॉर्फ वाला प्लांट था, मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि जो रिसेसिव वाला प्लांट था, उसके ट्रेट भी F2 जनरेशन में देखने को मिला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो जीन्स हैं, जो फैक्टर्स हैं, वो बिना ब्लेंड करे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास ऑन हो रहे हैं।
लेकिन जो उनके कंटेम्पररीज़ थे, जो उनके अगेंस्ट में थे, उनका कहना ये था कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि बिना ब्लेंडिंग के आपको ये जो फैक्टर्स है कैसे मिल सकते हैं दूसरी जनरेशन में, बिकॉज़ हमको नेचर में बहुत सारे वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, ठीक है? सो एक रीज़न ये था, सेकंड वाला, और एक ये रहा फर्स्ट वाला। नाउ थर्ड वाज़ कि जो मेंडल जो थे वो एक्चुअल में कौन थे? मैथमेटिशियन थे, ठीक है? वो आपके एक्चुअली क्या थे? मैथमेटिशियन थे। तो बेसिकली वो बायोलॉजी को मैथ्स के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, एंड यही चीज़ बायोलॉजिस्ट को, एज़ अ बायोलॉजिस्ट, बहुत सारे साइंटिस्ट को नहीं अच्छी लगी, ठीक है? सो इस वजह से उनकी ये जो थ्योरी थी वो अप्रोच नहीं की गई। सो thirdly, Mendel's approach of using mathematics to explain biological phenomena was totally new and unacceptable to many biologists of his time. Now, finally, though the Mendel's work suggests that factors were discrete unit, he could not provide any physical proof for the existence of the factor or say what they are made of. So basically, मेंडल ने अपने काम को बहुत अच्छी तरीके से, उन्होंने बहुत खूब तरीके से बनाया, उन्होंने बहुत लार्ज सैम्पलिंग अपने पास रखी, बट स्टिल वो फिजिकली प्रूफ नहीं कर पाए कि यार ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास ऑन होते हैं, ठीक है? सो इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए बहुत सारा टाइम लगा, मतलब वो तो प्रूफ नहीं कर पाए, लेकिन उनके लिए, या ऐसे बोल सकते कि उनके इस एक्सपेरिमेंट को 3 साइंटिस्ट्स ने रिकॉग्नाइज़ किया 1900 में। कौन थे? डिवरीज, कॉरेंस एंड वॉन शर्मा। ये 3 नाम आपको रट लेने हैं बिकॉज़ ये पूछे जाते हैं। इन्होंने अलग-अलग, ठीक है? कोई कहीं पे अपनी पीएचडी कर रहा था, कोई कहीं पे अपनी थीसिस कर रहा था, और ये कोई कहीं पे अपनी थीसिस कर रहा था। इन्होंने अलग-अलग इंडिपेंडेंटली दोबारा से रीडिस्कवर किए मेंडल्स के रिजल्ट को, और उन्होंने पाया कि यार मेंडल तो उस टाइम पे सही बोल रहे थे। मतलब जब हमारे पास इतनी तरक्की नहीं हुई थी, तभी मेंडल ने इतनी सारी चीज़ें डिस्कवर कर दी थी। सो दे इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर्ड द मेंडल्स रिजल्ट on the inheritance of the character. Also, by this time, due to the advancement in the microscopy that were taking place, scientists were able to carefully observe the cell division. और फिर जब 1900 में काफी हद तक हमारे पास एडवांसमेंट आ चुका था, मतलब जो माइक्रोस्कोप्स थे काफी डेवलप हो चुके थे, तो अब हम सेल डिवीजन भी देख सकते थे। तो उससे बेसिकली क्या होता था कि उनको प्रॉपर पता चला कि किस तरीके से जीन जो है वो आपका दूसरी सेल में ट्रांसफर हो रहा है मियोसिस के थ्रू, ठीक है? किस तरीके से वेरिएशंस दिख रहे हैं, किस तरीके से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये पास ऑन होगा। This led to discovery of the structure in the nucleus that appear to a double and divide just before each cell division. So अब एक ऐसी चीज का डिस्कवरी हुई जिसमें बेसिकली ये बोला जाता है कि वो सेल डिवीजन से पहले अपने आप को डबल कर लेता है और फिर डिवाइड होता है दो सेल्स में, ठीक है? सो दीज वर कॉल्ड दी क्रोमोसोम्स। तो अगर आपने मेरी वीडियोस फॉलो कर रहे हो, तो मैंने सेल डिवीजन वाले चैप्टर में जब मियोसिस पढ़ाया था, तो वहाँ पे बहुत क्लियरली तुम लोगों को सब समझाया था कि एस फेज में जो आपके क्रोमोसोम्स हैं वो कुछ इस तरीके से आपको डबल कर लेते हैं। सो वो क्रोमैटिड, हम सिंगल क्रोमैटिड से वो इस तरीके के क्रोमोसोम्स, ठीक है, इस तरीके के क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक? सो ये क्या हो गया कि इस पर्टिकुलर क्रोमैटिड ने अपने आप को डबल करके इस तरीके से उसने कॉपी बना ली, ठीक? सो अब जब ये अलग होंगे तो 4 डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में जाएंगे, ठीक है? नाउ दीज वर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। अब इनको क्या हमने बोला? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्यों? क्रोमो का मतलब क्या होता है? कलर, ठीक है? नाउ कलर बॉडीज एज दे वर विजुअलाइज्ड बाय द स्टेनिंग, क्योंकि ये स्टेन के ही थ्रू आप उन्हें विजुअलाइज कर सकते हो। बाय 1902 द क्रोमोसोम मूवमेंट्स ड्यूरिंग द मियोसिस हैज बीन वर्कड आउट। 9 इंपॉर्टेंट है वो लाइन।
कि जो 1902 था उस साल में क्रोमोसोम का मूवमेंट, मतलब हमें ये पता चला कि जब सेल डिवाइड करता है तो ये क्रोमोसोम्स जो है ये मूव करते हैं। अब तुमको क्लियर कर दूं कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, इन्हीं के एक किसी लोकस पर जीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो क्रोमोसोम के अंदर जीन प्रेजेंट है। बेसिकली क्रोमोसोम है क्या? जब आपका डीएनए कंडेंसेशन हो जाता है उसका, तो वो इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेता है। और डीएनए में क्या प्रेजेंट होता है? जीन प्रेजेंट होता है। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वॉल्टर सटन एंड थियोडर बॉवरी नोटेड दैट द बिहेवियर ऑफ द क्रोमोसोम्स वर पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ द जीन। मतलब उनका ये कहना था, वॉल्टर और सटन, सॉरी सचिन और बोवरी का, कि आपके जो जीन का जो बिहेवियर है वही सेम बिहेवियर जो क्रोमोसोम्स का भी है, ठीक है। एंड यूज क्रोमोसोम मूवमेंट टू एक्सप्लेन मैंडल्स लॉ। इन दोनों ने क्या किया कि उन्होंने क्रोमोसोम को यूज किया मैंडल्स लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि उन्होंने ये पाया कि जो जीन का बिहेवियर है वही क्रोमोसोम का भी बिहेवियर है। Recall that you have studied the behavior of the chromosome during mitosis एंड ड्यूरिंग मियोसिस। अपन ने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि किस तरीके से क्रोमोसोम माइटोसिस में और मियोसिस में डिवाइड करते हैं, है ना। मैं जल्दी से फटाफट से आपको यहाँ बता देती हूँ कि जब माइटोसिस होती है तब वहां पे इस तरीके का जब क्रोमोसोम अपने आप को डबल कर लेता है, ठीक है। क्रोमाटिड, एक क्रोमाटिड अपनी इस तरीके की दूसरी कॉपी बना लेता है। और जब क्रोमोसोम मेटाफेज में अलाइन होने के बाद जब वो एनाफेज में अलग-अलग होते हैं, तो वो कुछ इस तरीके से आपका एक पोल पे एक क्रोमैटिड चला जाएगा और दूसरे पोल पे दूसरा क्रोमैटिड चला जाएगा। तो ये किसकी बात हो गई? होगी माइटोसिस की। अब अगर मैं वहीं पे मियोसिस की बात करूँ, तो मियोसिस में क्या होता है, इस तरीके से जैसे कि आपके हमारे ये 2 क्रोमोसोम्स ले लिए हमने, ठीक है? जिसमें एक क्रोमैटिड ने अपनी 2 कॉपीज़ बना ली हैं। अब आपके इस तरीके से सेल डिवाइड होगा कि एनाफेज में एक जो जो क्रोमोसोम है वो यहाँ आ जाएगा, और दूसरा वाला जो क्रोमोसोम है वो यहाँ आ जाएगा। तो ये किस में देखने को मिलेगा? ये मियोसिस 1 में देखने को मिलेगा। और मियोसिस 2 में क्या देखने को मिलेगा? मियोसिस 2 में जब फाइनली सेल डिवाइड हो जाएगा तो हमारे कुछ इस तरीके से सेल्स में क्रोमोसोम्स देखने को मिलेगा। तो ये हैप्लॉइड कंडीशन में आ गया। ठीक है, मैंने यहाँ पर जल्दी से फटाफट से बताया है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है मियोसिस वाली, तो एक बार जाके देख लीजिएगा, ठीक है। सो इस तरीके से हमें 4 हैप्लॉइड सेल्स मिल जाएंगे। नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग टू रिमेंबर आर दैट क्रोमोसोम एज वेल एज जीन अकर इन पेयर। मतलब आपके दोनों क्रोमोसोम भी और जीन भी हमेशा पेयर में अकर होंगे, ठीक है। The two alleles of the gene pair are located on a homologous site on homologous chromosome. So जो दोनों alleles हैं, मैंने आपको पहले क्लास में बताया है कि जो कैरेक्टर होते हैं, ठीक है, कैरेक्टर कहाँ प्रेजेंट होता है? जीन पे। एंड जीन के पास दो लोकाई होते हैं, ठीक है, लोकाई होते हैं। एंड एक लोकाई होता है एक ट्रेट के लिए और दूसरा लोकाई होता है दूसरे ट्रेट के लिए, ठीक है। सो आपके अगर मैं बात करूं, जो दो अलील्स हैं जो कि आपके जीन पेयर पर लोकेटेड रहते हैं, वो होमोलोगस साइट पे प्रेजेंट रहते हैं ऑन अ होमोलोगस क्रोमोसोम। So during the anaphase of the meiosis one, the two chromosome pair can align at the metaphase plate independently of each other. So let me add one page over here ताकि आपको और ढंग से यहाँ पर चीजें समझा सकूं मैं। जस्ट अ सेकेंड। ओके। सो मैं जो बात कर रही थी होमोलोगस क्रोमोसोम की, तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ, एक ये आपका क्रोमोसोम हो गया, ठीक है। बहुत गंदा बना है। प्लीज मेरी ड्राइंग को मत माइंड करना, बिकॉज इतनी अच्छी नहीं है, बट आई ट्राई कि बन जाए अच्छे से। ओके, बेटर देन प्रीवियस वन। एंड दिस इज योर
कौन सा कलर ले, ब्लू कलर ले लेते हैं, कोई नहीं। सो अगर मैं बात करूँ इस ब्लू वाले क्रोमोसोम की, सो ये वाला जो क्रोमोसोम है, ये पर्टिकुलर जो क्रोमोसोम है, ये आया है आपके कहाँ से, फादर से। ठीक है। एंड ये जो रेड वाला क्रोमोसोम है, ये कहाँ से आया है, ये आया है मदर से। ठीक है, कहाँ से आया, मदर से। अब ऐसे मान के चलते हैं कि यहाँ पे लेट्स सपोज ये वाला कलर ले लेते हैं, कि यहाँ पे जो आपके जो जीन प्रेजेंट होगा इधर वाली साइड पे, ये जो जीन है ये आपके हाइट को रिप्रेजेंट करता है। मदर में जो क्रोमोसोम था, उसमें ये वाला जो क्रोमोसोम पर कौन सा जीन प्रेजेंट है, हाइट का जीन प्रेजेंट है। एंड सपोज करो वो जो हाइट का कैरेक्टर ट्रेट है वो डॉर्फ है। ठीक है। अब सेम गोज है, यहाँ पे भी आपका ये जो लोकस है, ये जो लोकस है, यहाँ पे जो फादर की तरफ से जो जीन आया था, उस पे जो आपके प्रेजेंट होगा ट्रेट, वो सपोज करो ये वाला है, हाइट का है। सो ये आपस में कैसे क्रोमोसोम हो गए, होमोलोगस क्रोमोसोम हो गए। ठीक है। और ये जो चीजें हैं, ये वाली जो दो क्रोमैटिड्स है, ये आपस में क्या है, टू सिस्टर क्रोमैटिड, टू सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक है। सो आई होप ये चीज तुमको समझ में आ गई होगी कि एक्चुअल में क्या चीज मैं यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ, क्या वहां पर लिखा हुआ है। ठीक है। So to understand this, compare the chromosome of four different color in the left and the right column. In the left column, possibility orange and green is segregated, but in the right hand column, possibility to the orange color chromosome is segregating the chromosome. So basically वो ये वाले chromosome की बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे मियोसिस वन एनाफेज में क्या हो रहा है, एक ही आपका क्रोमैटिड था। ठीक है, एक ये वाला क्रोमैटिड था, एक ये वाला क्रोमैटिड था। ठीक है। अब मतलब ये है, एक ये है, ये अलग दूसरा और ये अलग दूसरा, इस तरीके से। ठीक है। अब इन लोगों ने क्या किया, ये एस फेज में यहाँ पर आपके क्या हो गए, रेप्लिकेट हो गए। ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पर मियोसिस वन में जैसे ये रेप्लिकेट हुए, ये सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से सेपरेट हो गए। अब मियोसिस टू में आपको कैसे यहाँ पे जर्म सेल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्या जर्म सेल्स देखने को मिलेंगे यहाँ पर। ठीक। तो यहाँ जब आप जर्म सेल्स देख रहे हो, तो यहाँ पे ये क्रोमोसोम अलग आ गया, ये अलग आ गया, इस तरीके से ये सारे अपने जो सिस्टर क्रोमैटिड्स थे उनसे अलग हो गए। ठीक है। सो अगर मैं पॉसिबिलिटी वन की बात करूँ, तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती थी उस वाले केस में, जब डिवीजन हो रहा था, कि या तो ये ऑरेंज वाला इस रेड वाले के साथ चला जाए, या तो ये येलो वाला इस ग्रीन वाले के साथ चला जाए। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती थी। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती थी कि ये जो येलो वाला है वो रेड के साथ जाए और ऑरेंज वाला ग्रीन के साथ जाए। सो वन लॉन्ग ऑरेंज एंड शॉर्ट ग्रीन क्रोमोसोम, लॉन्ग येलो एंड शॉर्ट रेड क्रोमोसोम, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। सेम गोज है। ठीक है। सो जब जर्म सेल्स बने तो वो कुछ इस तरीके से बने। ठीक है। सो इन सब का इम्पोर्टेंस क्या है, तो इन सब का इम्पोर्टेंस है, सट्टन एंड बोवरी आर्ग्यूड दैट द पेयरिंग एंड द सेपरेशन ऑफ अ पेयर क्रोमोसोम वुड लीड टू द सेग्रीगेशन ऑफ अ पेयर ऑफ अ फैक्टर दे कैरीड। सो उनके कहने का मतलब ये है, जब क्रोमोसोम अलग अलग होंगे तो ऑब्वियस सी बात है उनके अंदर जो फैक्टर प्रेजेंट है, दैट इज जो जीन प्रेजेंट है, वो भी अलग अलग हो जाएंगे। तो
जो क्रोमोसोम से का सेग्रीगेशन है विद द मेंडेलियन प्रिंसिपल, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब यहाँ पे जिस तरीके से मेंडल ने बोला था कि वो इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फॉलो करते हैं, इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ असॉर्टमेंट फॉलो करते हैं, ऐसे ही क्रोमोसोम्स भी इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ असॉर्टमेंट फॉलो करते हैं। यहाँ पे ये दोनों ही क्रोमोसोम्स, चारों ही क्रोमोसोम्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है कि भाई तू चलेगा तो ही मैं चलूंगा वाली केस नहीं है। यहाँ पे इसकी मर्जी होगी तो ये इसके साथ चला जाएगा, इसकी मर्जी होगी तो ये इसके साथ चला जाएगा। ठीक है, सो ये टोटली उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सो इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। So following this synthesis of ideas, experimental verification of the chromosomal theory of inheritance by the Thomas Hunt Morgan and his colleagues lead to discovering the basis for the variations of the sexual reproduction produced। तो फिर बाद में उन्होंने इसी क्रोमोसोमल थ्योरी को एक एक्सपेरिमेंटल वेरीफाई किया उसको। ठीक है, थॉमस, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। ये पूछा जाता है तो वो है आपके थॉमस हंट मॉर्गन। इन्होंने ही आपके इस थ्योरी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को प्रूव किया था एक्सपेरिमेंटली। इन्हीं की बेसिस पे हम मार्क करते हैं मॉर्गन यूनिट। ठीक है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द टू लोकाई ऑफ जीन्स। So Morgan worked with the tiny fruit flies Drosophila melanogaster. Again a very important line पूछ ली जाती है, एक ये लाइन पूछ ली जाती है किसने प्रूफ किया था और क्या किसके जरिए प्रूफ किया था। तो उन्होंने फ्रूट फ्लाइज या फिर ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को लेके उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को अंजाम दिया था या फिर उसको प्रूफ किया था। which were found very suitable for such studies। क्यों? क्योंकि ये बहुत आसानी से कहीं पे भी ग्रो की जा सकती थी। इनका जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स थे मेल और फीमेल के काफ़ी डिफर थे, तो उनको पता लगाने में कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है बहुत ईज पड़ता था। एंड ऑल्सो ये एक ब्रीडिंग में बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकते थे। ठीक है, सो दे कुड बी ग्रोन ऑन अ सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन द लेबोरेटरी। दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 weeks and a single mating can produce a large number of progeny flies। Now, also there was a clear differentiation of the sexes. The male and the female flies are easily distinguishable. Also, it has many types of hereditary variation that can be seen in the low power microscope। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि बेसिकली क्या और कैसे हुआ है। नॉर्मली यहाँ से ना इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपका जो ए से लेके ए, बी, सी और डी ये जीन है जो कि डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे बेस्ड है। ए से डी का डिस्टेंस जो है वो कुछ आपका 8% है। ठीक है, ए से बी का डिस्टेंस जो है वो कुछ आपका लेट्स सपोज 50 50 या 100% है। ठीक है, एंड बी से सी का डिस्टेंस कुछ आपका इस तरीके से मान लो कि 20% है। एंड आई होप सारे ए से सी का डिस्टेंस आप मान लो कुछ 10% है। ठीक है, कुछ इस तरीके का है। तो हमें बेसिकली ये फाइंड आउट करना है कि सबसे बड़ा डिस्टेंस किसके बीच में है। तो ए और बी के बीच में सबसे बड़ा डिस्टेंस। ठीक है, अब सेकंड नंबर पे डिस्टेंस सबसे बड़ा किसके बीच में, बी और सी के बीच में। ठीक है, और ए और सी के बीच में 10% का डिस्टेंस है। यहाँ थोड़ा बहुत गलत हुआ, लेट्स मेक इट सिंपल। फिर मैं बाद में जब क्वेश्चन कराऊंगी तब आपसे पूछ लूंगी, अभी तो मुझे खाली एक एग्जाम्पल देना है। थोड़ा यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू गलत जा रही है, बट लेट्स कीप दिस सिंपल। ओके, सो हमारे पास 3 जीन है ए बी सी। ठीक है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट लोकाई पे बेस हैं। ए से बी का डिस्टेंस जो है वो कुछ आपका 100 मीटर्स, या सॉरी 100 मीटर्स बहुत बहुत ज़्यादा, 100 मॉर्गन यूनिट है। 100
मॉर्गन यूनिट है, ठीक है? और वहीं पे ए से सी का डिस्टेंस जो है वो 80 मॉर्गन यूनिट है, ठीक है? और वहीं पे आपके सी से बी का डिस्टेंस जो है वो कुछ 20 मॉर्गन यूनिट है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है ये किस तरीके से अरेंज्ड होंगे। सो ये अरेंज सबसे बड़ा डिस्टेंस किसके बीच में? ए और बी के बीच में। फिर उसके बाद सबसे बड़ा डिस्टेंस किसके बीच में? ए और सी के बीच में। तो ये कुछ इस तरीके से आपके प्लेस्ड होंगे, ठीक है? इस तरीके के क्वेश्चंस नॉर्मली पूछ लिए जाते हैं आपके मॉर्गन यूनिट से रिलेटेड, ठीक है? पहले पूछे जाते थे, अभी भी पूछ सकते हैं, वी डोंट नो। सो जस्ट मैंने एग्जांपल के लिए रखी है, फिर जब अपन इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको करवा दूंगी। नाउ अब आते हैं लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन पे। आई होप इससे पहले वाली स्लाइड में जितना कुछ भी पढ़ा था वो सब समझ में आ गया होगा, एंड इन केस आपको समझ में नहीं आया है देन डू विजिट माय इंस्टा पेज। वहां पर मैंने आपको ओपनली दे रखा है, वहां आप मुझे सीधा कांटेक्ट कर सकते हो एंड जो भी आपके डाउट्स हैं आप पूछ सकते हो, ठीक है? सो मॉर्गन कैरीड आउट या फिर सॉरी टू इंटरप्ट, बट या फिर आप है ना जो कमेंट सेक्शंस है वहां पर भी आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हो, मैं सबको रिस्पॉन्ड करती हूँ। ओके, सो मॉर्गन carried out several dihybrid crosses in the Drosophila to study genes that were sex linked. The crosses were similar to the dihybrid cross. Dihybrid cross में अपन नहीं लेते थे दो कैरेक्टर्स, ठीक है, एक सीट का शेप एक सीट का कलर, इसी तरीके से जब मॉर्गन ने आपका ड्रोसोफिला पे स्टडी किया था करना, तो उन्होंने भी डाई हाइब्रिड क्रॉस ही करवाया था। उन्होंने बॉडी कलर और आई का कलर लिया था, ठीक है, कैरिड आउट बाय द मैंडल एंड पीस। फॉर एग्जाम्पल मॉर्गन हाइब्रिडाइज येलो बॉडीड वाइट आइड फीमेल टू ब्राउन बॉडीड रेड आई मेल एंड intercrossed their F1 progeny. He observed that the two genes did not segregate independently of each other. The F2 ratio deviated very significantly from 9 is to 3 is to 3 is to 1 ratio, which was expected in the case of the two genes when they are independent. तो हुआ क्या जब उन्होंने ड्रोसोफिला के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया, तो उनको ऐसा एक्सपेक्टेड था कि उन्होंने सेम चीज़ करी, उन्होंने जो मेंडल ने पीस पर करी थी 2 कैरेक्टर्स को लेके, ऐसे ही उन्होंने सेम चीज़ यहाँ पे ड्रोसोफिला पर करी। मतलब उन्होंने यहाँ पे येलो बॉडी, व्हाइट आई फीमेल को क्रॉस कराया ब्राउन बॉडी रेड आई मेल से, ठीक है? तो जो उनको F1 प्रोजेनी मिला, उसमें फिर जब उन्होंने इंटरक्रॉस कराया या फिर सेल्फ ब्रीड कराया, तो उनको ये एक्सपेक्टेड था कि F2 रेशियो जो है वो वही आएगा जो कि हमारे डाई हाइब्रिड क्रॉस में पी के केस में आ रहा था। लेकिन यहाँ पर जब उन्होंने देखा कि F2 जनरेशन में जो रेशियो हमें एक्सपेक्टेड था उससे हल्का सा डिफरेंट आपको रिजल्ट या रेशियो मिल रहा है, तो उन्होंने सोचा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है? अगर जीन्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट कर रहे हैं, अपने आप को अलग कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो फिर 9:3:3:1 रेशियो क्यों नहीं आया यहाँ पे? सो यहाँ पर फिर उन्होंने बोला कि भाई एक लिंकेज नाम की चीज है जो यहाँ रोल प्ले कर रही है। So Morgan and his group knew that the genes were located on the X chromosome and saw quickly that when the two genes in the dihybrid cross were situated on the same chromosome, the proportion of the parental combination were much higher than the non-parental type. सो बेसिकली मॉर्गन ने ये बोला कि जो मॉर्गन और उनके जो साथी थे उन्होंने ये बोला कि जो हमारे जो एक्स क्रोमोसोम थे उन पे इन दोनों कैरेक्टर्स के क्या थे, जीन्स लोकेटेड थे, ठीक है? और उन्होंने ये चीज देखी कि हमारे जब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस हम करा रहे हैं इनमें, तो जो सेम क्रोमोसोम पर जो जीन्स हैं वो अलग अलग नहीं हो पा रहे, ठीक है? So Morgan attributed this due to the physical association or the linkage of the two genes and coined the term linkage to describe the physical association of the genes on the chromosomes and term recombination to describe the generation of a non-parental gene combination.
नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन का मतलब है वो जीन का कॉम्बिनेशन जिनकी पेरेंट के साथ किसी भी तरीके की रिजेम्बलेंस नहीं मिल रही है। ठीक है। सो मॉर्गन ने बोला कि भाई जब ये जो जीन है जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे या ऐसे बोल सकते जो अपने आप को अलग नहीं कर पा रहे, उनको मैं बोलूंगा कि ये लिंकेज है। ये दोनों जीन्स जो है आपस में लिंक्ड है। और ये उन्होंने फिजिकल एसोसिएशन इस पर्टिकुलर टाइप के फिजिकल एसोसिएशन को जो जीन पे देखने को मिल रहा था क्रोमोसोम के ऊपर, उनको बोला गया लिंकेज। ठीक है। एंड द टर्म रिकॉम्बिनेशन टू डिस्क्राइब द जनरेशन ऑफ द नॉन जीन नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन, मतलब जो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन वर्ड था वो उन जनरेशन को दिया गया या उन बच्चों को दिया गया जो कि आपके पेरेंट के साथ, जो इनिशियल जो हमने पेरेंट लिए थे उनके साथ रिजेम्बलेंस शो नहीं कर रहा था। आई होप मैंने एक एक लाइन यहाँ वर्ड जो है वो क्लियरली तुम्हें समझाया है। Now, Morgan and his group also found that even when genes were grouped on the same chromosome, some genes were very tightly linked, show very low recombination. अब यहाँ पे सीधा सा एक फॉर्मूला है, इसको दिमाग में बिठा लो, इसके अलावा और कहीं से कुछ नहीं आता। ठीक है। या फिर रिकॉम्बिनेशन। Linkage is inversely proportional to the recombination, and also it is inversely proportional to the distance. ठीक है। सो जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना कम लिंकेज होगा, उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी रिकॉम्बिनेशन की। ठीक है। मतलब आपस में जीन, जैसे कि सपोज करो ये एक क्रोमोसोम है, यहाँ पर एक जीन का लोकस है और एक यहाँ पे एक जीन का लोकस है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ही कम है, तो इन दोनों को सेपरेट करना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है। तो इनमें जब ये दूसरी जगह जाएगा तो ये अपने आप को एज इट इज एक्सप्रेस कर पाएगा। लेकिन अगर ये वाला जीन यहाँ है और एक जीन यहाँ है, ठीक है, इन दोनों का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसकी लिंकेज की पावर बहुत कम होगी, फेविकॉल की जोड़ से बहुत कम तरीके से चिपकेंगे, एंड हेंस ये हो सकता है यहाँ पे वेरिएशंस देखने को मिले। जो ये वाला जीन है रिकॉम्बिनेशन के टाइम पर दूसरे जीन के साथ चला जाए। ठीक है। एंड आपको वेरिएशंस देखने को मिल जाए। ठीक है। सो वेरी टाइटली लिंक्ड शो वेरी लो रिकॉम्बिनेशन while अदर वर्क लूजली लिंक्ड शो हायर रिकॉम्बिनेशन। जो लूजली लिंक्ड रहते हैं वो ज्यादा अच्छे से रिकॉम्बिनेशन दिखाते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल he found that the genes white and yellow were tightly linked and showed only 1.3% recombination. सो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो व्हाइट और जो येलो जीन्स थे वो आपस में बहुत ज्यादा टाइटली लिंक्ड थे, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ 1.3% रिकॉम्बिनेशन देखने को मिला। वाइल व्हाइट एंड मिनिएचर विंग शोड 37.2% रिकॉम्बिनेशन। वहीं पे अगर व्हाइट और मिनिएचर विंग को देखें तो वहां पर 37.2% रिकॉम्बिनेशन देखने को मिला। सो हिज स्टूडेंट, अब यहाँ पर ये अगेन एक साइंटिस्ट का नाम आ रहा है, तो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि Alfred Stewart या Strouvent used the frequency of the recombination between the gene pair on the same chromosome as a measure of the distance between the gene and mapped their position on the chromosome। ये वही चीज है जो अपन ने अभी क्वेश्चन के फॉर्म में करी। ठीक है। सो उन्होंने उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को एज अ मैपिंग की तरह यूज किया कि ये पर्टिकुलर जीन इससे मतलब इतना लिंकेज इसमें नहीं हो रहा है, इसमें इतना लिंकेज हो रहा है। तो मतलब ये दोनों जीन जो है अगर इसमें कम रिकॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है, मतलब उधर लिंकेज जो है वो ज्यादा है, इसका मतलब वो जो दो जीन है वो पास पास में है। सेम ये इसमें ज्यादा रिकॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है, इसका मतलब ये जो दो जीन है आपस से थोड़े दूर हैं, मतलब ये इतने दूर हैं। ठीक है। सो हमने उस चीज को मैप कर दिया। ठीक, जो अपन अभी पीछे
क्वेश्चन सॉल्व करते रहे। वही चीज किसने करी? एल्फर्ड स्टुअर्ट ने। टुडे genetic maps are extensively used as a starting point in the sequencing of a whole genome, as was done in the case of a human genome sequencing project, which we will discuss in the next chapter. ठीक है। सो ये आपका क्रॉस रहा। हमारे जो पेरेंटल जनरेशन थी उसमें हमने येलो व्हाइट कलर के लिए थे, एंड यहाँ पे ये आपका वाइल्ड टाइप है। ठीक है, ये क्रॉस ए चल रहा है। अब यहाँ पे जब आप देखोगे तो जैसे ही ये आपका F1 जनरेशन आया, ठीक है, उसके बाद हमने वापस से इसको क्या किया, इंटरब्रीड कराया। यहाँ पे पेरेंटल जनरेशन में जब आप देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है। हमें एक वाइल्ड टाइप मिल रहा है, एक सिर्फ वाइट मिल रहा है, एक येलो वाइट मिल रहा है और एक येलो मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप देखोगे कि इस वाले पर्टिकुलर केस में यहाँ पर इस अगर ये वाइट और मिनिएचर वाला और एक वाइट और ये वाला मिनिएचर, तो यहाँ पे बेसिकली जब आप देखने वाले हो कि यहाँ रिकॉम्बिनेशन जो है सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, इतना कोई खास इसमें पूरे में है नहीं, बस यहाँ ये देख लो कि यहाँ 37.2 रिकॉम्बिनेंट मिल रहे हैं, बल्कि यहाँ पर 1.3% रिकॉम्बिनेंट मिल रहे हैं जब दो जीन पास पास के हैं। वहीं दो जीन अगर दूर दूर है तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट टाइप जो है वो ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, बेसिकली बस इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो दो जीन्स हैं ये आपस में पास पास हैं तो रिकॉम्बिनेशन सबसे कम देखने को मिलेगा। वहीं पे आप अगर जो दो जीन है वो दूर दूर है तो आपको सबसे ज्यादा रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। सो आई होप ये दोनों ही टॉपिक जो हैं समझ में आ गए होंगे। थोड़े से ट्रिकी लगते हैं एज कम्पेयर टू अदर टॉपिक्स। तो मैंने बहुत ही सिंपल वे में और इजी वे में आपको यहाँ समझाया है, एंड आई होप कि तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। सो अगर वीडियो अच्छा लगा है एंड तुम लोगों को मज़ा आया है इस वीडियो में, तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।